हेलो एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिशन, ये तीनों टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। पहले तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। और इज सेंटर ऑफ मास, COM, तो शॉर्ट फॉर्म में COM बोला जाता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये एक वुडन स्टिक है। इस वुडन स्टिक को अगर आप बैलेंस करोगे तो अगर आप यहाँ पे एक फिंगर रख के बैलेंस करोगे तो नहीं होगा। यूनिफॉर्म वुडन स्टिक है, यहाँ पे फिंगर रख करोगे तो नहीं होगा, नीचे गिर जाएगी। लेकिन बिल्कुल बीच में अगर आप फिंगर रख के यहाँ पे बैलेंस करो तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस होने का रीजन क्या है? हम सिंपल ये मान सकते हैं कि इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए यहाँ पे जब नीचे की तरफ mg लगेगा और हम अपने फिंगर से ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाएंगे तो दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएगा। उसकी वजह से नेट फोर्स जीरो और टॉर्क भी जीरो होगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा इजीली। तो किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे उसका कंप्लीट मास को हम अज्यूम कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो सिंपल हम यहाँ लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास is a point where entire mass can be assumed to be concentrated। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? ऑब्जेक्ट के अंदर ही होना जरूरी है या ऑब्जेक्ट के बाहर हो सकता है? तो वो एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं और सेंटर ऑफ मास को हम विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। सपोज हम यहाँ पे एक बॉल है, एक छोटी सी बॉल, इसको हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे यू वेलोसिटी देके, तो ये यहाँ पे बिल्कुल वर्टिकल मोशन करेगा। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह अगर ये वुडन स्टिक है, इसको हम फेंके, अगर विदाउट स्पिन करा के फेंकेंगे तो ये क्या होगा? ये पॉइंट सीधा सीधा जाएगा। ऐसे कुछ टाइम बाद में वुडन स्टिक यहाँ पे आ जाएगी, इस तरह से। कुछ टाइम बाद में वुडन स्टिक ये यहाँ पे आ जाएगी, कुछ टाइम बाद में थोड़ा और ऊपर पहुंच जाएगी, और कुछ टाइम बाद में यहाँ पे इसको assume हम कर सकते हैं। तो इस वुडन स्टिक पे फॉर एग्जांपल हम तीन पॉइंट्स मान लेते हैं, ए बी एंड सी। तो ए पॉइंट यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे। कुछ टाइम बाद में बी यहाँ पे, तो ए हो जाएगा यहाँ पे और सी हो जाएगा यहाँ पे। ए पॉइंट यहाँ पर, सी पॉइंट यहाँ पर और बी पॉइंट यहाँ पर। बी, ये ए और ये सी। तो जितना डिस्टेंस ए ने कवर किया है उतना ही डिस्टेंस बी ने कवर किया है, उतना ही डिस्टेंस सी ने कवर किया है, हर एक डिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल है। अब यहाँ पे अगर इस बॉल को हम स्पिन करा के फेंकें
ये वुडन स्टिक है, इसको हमने स्पिन कराया अबाउट ओमेगा से और ऊपर की तरफ वेलोसिटी v दे के फेंका, तो कुछ टाइम बाद में ये इस तरह से हो जाएगी, उठ जाएगी तो, और कुछ टाइम बाद में ये ऐसे पोजिशन में हो जाएगी। इस पे अगर 3 पॉइंट्स हम अज्यूम करें, ये ए, ये बी, ये सी, तो ए पॉइंट अब यहाँ पे आ जाता है, बी पॉइंट यहाँ पे और सी पॉइंट यहाँ पे। इसमें बी पॉइंट यहाँ पे, ए यहाँ पे आ जाएगा और सी थोड़ा पीछे रह जाएगा। तो इस कंडीशन में देखो, ए पॉइंट ने इतना डिस्टेंस कवर किया है, बी ने इतना डिस्टेंस कवर किया है, सी ने कम डिस्टेंस कवर किया है। तो ए पॉइंट का मोशन अगर हम देखें तो किस तरह से होगा, ए का मोशन इस तरह से, सी का मोशन अगर देखें तो इस तरह से हो जाएगा, ए का मोशन देखें थोड़ा सा इस तरह से कर्व्ड हो जाएगा। लेकिन बी पॉइंट का मोशन अगर हम देखेंगे तो वो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को स्पिन करा के ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए तो वो रोटेट करेगी, स्पिन करेगी और साथ साथ में ऊपर की तरफ मूव भी करेगी। तो वो पॉइंट जो अभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है स्पिन करने के बाद में भी, उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो बी यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास का, बी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, it is center of mass. So it is center of mass of this object. कि बी पॉइंट पे हम पूरा का पूरा मास अज्यूम कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेके करते हैं। एग्जांपल नेक्स्ट, ये सपोज एक वुडन स्टिक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रखी हुई है, आपने इस पे यहाँ पे फोर्स लगाया एफ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मोशन कुछ इस तरह से होगा। अभी यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद में ये इस तरह से हो जाएगा। ये रोटेट कर जाएगा, यहाँ पे फोर्स लगाया अभी भी, कुछ टाइम बाद में क्या होगा, और रोटेट कर जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया फॉर एग्जांपल ए पॉइंट पे फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा, लेकिन साथ साथ में अपनी जगह पे स्पिन भी कर रहा है। अब वापस इसी वुडन स्टिक को लेते हैं, अब बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट है यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, तो ये किस तरह से मूव करेगा, इस तरह से। अभी भी फोर्स लगाया हुआ है, कुछ टाइम बाद में और थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है स्पेशल पॉइंट है, यहाँ पे अगर फोर्स लगाओगे आप तो सीधा सीधा मूव करेगा, स्पिन नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास, दिस इज सेंटर ऑफ मास। सिंपल मोशन के फॉर्म में हम देख सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट ओनली ट्रांसलेटरी मोशन करे, यानी आगे बढ़े लेकिन अपनी एक्सिस पे स्पिन ना करे। तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास को विजुलाइज करने का बहुत सारे हम तरीके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं, इफ force is applied
at center of mass, then object moves without spin. तो ये तो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर ही रहेगा। बट कुछ ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के बाहर भी रहेगा। फॉर एग्जांपल ये एक रिंग है, तो रिंग का सेंटर ये है, इसका मास m है और इसकी रेडियस r है। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? जहाँ पे इसको बैलेंस किया जा सकता है। तो अगर सपोज करो कि यहाँ पे हमने रिंग पे बहुत सारी इस तरह से थ्रेड्स लगा दी सेंटर से निकलने वाली, और रिंग और इसका सेंटर जो है थ्रेड से इस तरह से कनेक्टेड है, तो इस सेंटर पॉइंट पे अगर फिंगर रख के आप रिंग को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखोगे और सेंटर पे फिंगर रखोगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ मास फिजिकली रिंग के ऊपर नहीं है, रिंग के बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ही रहे। तो सेंटर ऑफ मास में और में नॉट बी ऑन ऑब्जेक्ट। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने देख लिया। अब सेंटर ऑफ मास जो है सिंपल आप किस तरह से निकालोगे कैलकुलेशन करने का अगर आता है तो इस डिस्कशन के लिए हम पहले ऑब्जेक्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो फर्स्ट देखते हैं सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। उसके बाद में देखेंगे सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और उसके बाद में कंटिन्यूअस बॉडीज जो होगी, यहाँ हम बोल सकते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पार्टिकल्स कौन सा हो गया? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालने का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास को समझने के लिए एक सिंपल चीज हम पहले देखते हैं, मास मोमेंट। मास मोमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक कोई मास रखा हुआ है, हम इसका इस पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में मास मोमेंट देखना है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस। तो मास मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी, मास मोमेंट ऑफ पार्टिकल ए with respect to position P is equal to mass of particle
and distance, perpendicular distance from particle to point P. तो मास हो गया m और ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो गया r। तो ये मास मोमेंट हो गया। तो मास मोमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है? ये तो एक पॉइंट का मास मोमेंट हो गया। अगर इस तरह से दो या दो से ज्यादा पार्टिकल माने तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होगा जहाँ पे सभी पॉइंट्स का मास मोमेंटम टोटल जो है वो जीरो हो जाता है। जीरो कैसे होगा? अब मास मोमेंटम में ये जो r लिखा है ये वेक्टर है, आगे की तरफ है तो पॉजिटिव, पीछे की तरफ है तो नेगेटिव। तो मास मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर एडिशन जीरो हो सकता है फॉर ऑब्जेक्ट summation of mass moments about center of mass is always zero। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका मतलब क्या है ये एक बार हम देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं टू पार्टिकल सिस्टम। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m1 का, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसका मास है m2, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो आपको l गिवन है। इसका सेंटर ऑफ मास हमें पता करना है। सपोज सेंटर ऑफ मास जो है इस ऑब्जेक्ट का वो यहाँ पे हो जाता है, तो सेंटर ऑफ मास से दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो कितना होगा? सेंटर ऑफ मास से फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये r1 डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड में, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जैसे इसको x डिस्टेंस बोल दो, x डिस्टेंस लेफ्ट साइड में, और दूसरा ऑब्जेक्ट है l माइनस x डिस्टेंस राइट साइड में। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट जीरो होना चाहिए। तो मास मोमेंट ऑफ m1 कितना हो जाएगा? m1 इंटू एक्स, नेगेटिव डायरेक्शन में इसको ओरिजिन मानेंगे जीरो, तो नेगेटिव डायरेक्शन लिखेंगे माइनस एक्स साइन के साथ में, प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट m2 का मास मोमेंट क्या होगा? m2 इंटू डिस्टेंस l माइनस एक्स, पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे माइनस m1 प्लस m2 एक्स प्लस m2l इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू रख सकते हैं हम m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई l। तो x डिस्टेंस कहाँ से है? m1 से, इसलिए ऊपर आएगा m2, ये याद रखना है। तो इस तरह से हम मास मोमेंट इजीली निकाल सकते हैं। तो सिंपल ये हो गया टू पार्टिकल सिस्टम का मास मोमेंट जीरो करके हमें x आ गया सेंटर ऑफ मास जो है m1 से x डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट का मास मोमेंट जो है इक्वल एंड अपोजिट है। तो मास मोमेंट ऑफ, इसलिए यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ मास से हम देखें, अगर यहाँ से डिस्टेंस निकाल लें, ये वाई डिस्टेंस बोल दे इसको, वाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा?
डिस्टेंस m2 से है तो यहाँ पे m1 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का रेशियो लेंगे अगर हम x और y का, तो ये क्या हो जाएगा m2 अपॉन m1 कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं m1 अगर ज्यादा होगा तो x कम होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m। ये हम सिंपल रिजल्ट देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास उस ऑब्जेक्ट के पास में होगा जिसका मास ज्यादा है। तो जिसका मास ज्यादा उसके लिए सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कम, इसलिए सेंटर ऑफ मास उस ऑब्जेक्ट के पास में होगा। सिंपल जैसे ये है m1 m2 दोनों को मिलाओ, इस लाइन पे सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे सेंटर ऑफ मास यहाँ पे m1 से डिस्टेंस है r1, m2 से डिस्टेंस है r2 सेंटर ऑफ मास की। तो मास मोमेंट का मैग्नीट्यूड m1r1 फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मास मोमेंट ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। यहाँ मैग्नीट्यूड इक्वल होगा दो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे r1 अपॉन r2 यहाँ से आ जाता है m2 अपॉन m1, r प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m। एक सिंपल एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पे, सपोज ये ऑब्जेक्ट है 4 kg का, ये ऑब्जेक्ट है 1 kg का और डिस्टेंस बिटवीन है 1 मीटर। इसका सेंटर ऑफ मास किसके पास में होगा? 4 kg के पास में होगा। तो सपोज सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लिख लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना है? x डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास। तो x डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? x हो जाएगा 4 kg से तो ऊपर हो जाएगा 1 kg, m ये m1 ये m2। तो x क्या हो जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू l डिस्टेंस। m1 है 1 अपॉन ये हो जाएगा 5 इंटू l 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 4 kg से सेंटर ऑफ मास 20 सेंटीमीटर पे रहेगा और जो 1 kg है वहां से डिस्टेंस होगा 80 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस अगर y लें तो ये कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो x अपॉन y का रेशियो क्या है? 20 अपॉन 80 इज इक्वल टू 1/4। ये रेशियो है यहाँ पे m1 और m2 का। तो जिस रेशियो में मास होता है उसके इनवर्स रेशियो में यहाँ पे डिस्टेंसेस आ जाती है। तो ये गया 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका। Next. अब अगर वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखेंगे, जैसे अगर इसका सेकंड करते हैं हम, मल्टीपल पार्टिकल्स सेंटर ऑफ मास ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे सेकंड हमारा था, फर्स्ट हमने कर लिया है यहाँ पे ये, अभी ये कर रहे हैं लार्ज पॉइंट पार्टिकल्स। लार्ज पॉइंट पार्टिकल्स इस तरह से दो से ज्यादा हो जाएगा ऑफ मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि मास मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम इसको वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में लेंगे। ये हो जाएगा x, ये y। सपोज फर्स्ट पार्टिकल m1 यहाँ पे रखा हुआ है, m2 है यहाँ पे, m3 आपका यहाँ पे आ जाता है और m4 यहाँ पे। इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल है mn। ये हो जाएगा mn। अब इनके पोजीशन
पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, ये हो जाएगा R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ मास 1 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन 0 0। पोजीशन वेक्टर अगर M2 का लिखेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे R2। 3 का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये R3। 4 का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये R4। और nth पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये Rn। ऊपर वाला R1 जो इसके वर्क कर लेते हैं सॉलिड लाइन में। अब सपोज इन सबका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाता है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ये है R। अब पोजीशन वेक्टर R को हम x y z में लिख सकते हैं। R1 हो जाएगा x1 i कैप, y1 है j कैप, प्लस z1 k कैप। इसी तरह से R2 हो जाएगा x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। इसी तरह से Rn हो जाएगा xn i कैप, yn j कैप, प्लस zn k कैप। तो सभी पोजीशन वेक्टर को हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर दिया। तो इनका सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है आर, सेंटर ऑफ मास, इसको बोल देंगे आर सी। तो जो आर सी है उसको क्या लिखेंगे, एक्स सेंटर ऑफ मास का आई कैप, प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जे कैप, प्लस जेड कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास के कैप। सिंपल यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का मास मोमेंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, मास मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड कंपोनेंट। अगर हम लेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल लीजिएगा मास ऑफ सेंटर ऑफ मास, टोटल मास m टोटल इनटू आर सी। अब सभी ऑब्जेक्ट्स का इंडिविजुअल मास मोमेंट लिखेंगे तो वो इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट्स का मास को हम सेंटर ऑफ मास पे लिख सकते हैं। तो सभी ऑब्जेक्ट्स का इंडिविजुअल मास मोमेंट लिखेंगे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, मास ऑफ सेंटर ऑफ मास का मास मोमेंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन will be equal to mass moment of first object with respect to center of mass, तो m1 into r1, सेकेंड ऑब्जेक्ट का m2 into r2, थर्ड ऑब्जेक्ट का m3 into r3, इस तरह से सभी का mn into rn। तो यहाँ पे r सेंटर ऑफ मास का सिंपल हम लिख सकते हैं m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर, m3 r3 वेक्टर, इस तरह से mn rn वेक्टर अपॉन मास टोटल। टोटल मास कितना है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m। तो ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन इस तरह से हम निकाल सकते हैं। सिंपल क्या कॉन्सेप्ट लगाया, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पे पूरे मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास पे पूरे मास को मान के उसका मास मोमेंट ले लिया, वो किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का मास मोमेंट। अदरवाइज सिंपल हम ऐसे ही कर सकते हैं। ये रिजल्ट कहाँ से है, अगर आपको और डिटेल में देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो एज मास मेथड
इसका ओरिजिनल एक बार लिखते हैं, इस मास मोमेंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स combined about center of mass is 0। तो फर्स्ट का मास मोमेंट क्या होगा, r1 माइनस r सेंटर ऑफ मास, ये पोजीशन वेक्टर होगा सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। इस तरह से m2 r2 माइनस r सेंटर ऑफ मास प्लस m3 r3 माइनस r सेंटर ऑफ मास, ऐसे करके mn rn माइनस r सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से सिंपल आपका आर सी का फॉर्मूला यही आएगा। अब इसको हम इजीली कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो x कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 x1 m2 x2, इस तरह से mn xn अपॉन m1 प्लस m2, इस तरह से सभी का मास। सिमिलरली y कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 y1 m2 y2 mn yn अपॉन m1 प्लस m2, और सभी मास को हमने ऐड कर दिया, और इसी तरह से z कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं। z1 वेक्टर प्लस m2 z2 mn zn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m। तो ये एक्स वाई जेड कंपोनेंट हम इंडिविजुअली निकाल सकते हैं, और फिर एक सेंटर ऑफ मास हम इजीली लिख सकते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। 2 kg ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1 3। 1 kg का ऑब्जेक्ट है जिसके कोऑर्डिनेट है 1 1 2। 3 kg का ऑब्जेक्ट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 1 3। इनका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट और ले लो, 4 kg का एक ऑब्जेक्ट ले लो जिसका कोऑर्डिनेट है 0 2 एंड 3। फिर यहाँ पे 1 अज्यूम करो। तो आर सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 2 kg, x1 कितना है 2 प्लस m2, ऐसे इसका एक माइनस कोऑर्डिनेट ले लो, ये माइनस ले लिया, m2 m2 1 kg, x कोऑर्डिनेट कितना है 1 kg वाले का 1 प्लस m3 3 kg, x कोऑर्डिनेट है 2 प्लस m4 4 kg है, x कोऑर्डिनेट है इसका 0 अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5 5 प्लस 6 11 बाई, ये हो जाएगा 10। ये सभी सेंटीमीटर्स में है, तो 11/10 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसी तरह से y सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 है 2, y कंपोनेंट कितना है 1, सेकंड मास है 1 kg का, इसका y कंपोनेंट है 1, थर्ड मास है 3 kg का, इसका y कंपोनेंट है -1, फोर्थ है 4 kg का, इसका y कंपोनेंट है 2, डिवाइड बाय टोटल मास 10 kg। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3 3 माइनस 3 0 प्लस 8 8/10 सेंटीमीटर।
तरीके से z कंपोनेंट हम इजीली निकाल सकते हैं। m1 2 kg, z1 है आपका 3, m2 है 1 kg, z2 है 2 प्लस थर्ड मास है 3 kg का, इसका z कंपोनेंट 3, फोर्थ है 4 kg का, z कंपोनेंट इसका 1 डिवाइड बाई 10, तो 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 4 21/10। तो यहाँ से अगर हम x सेंटर ऑफ मास लिखें, r सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 11/10 आई कैप प्लस 8/10 जे कैप प्लस 21/10 के कैप सेंटीमीटर। इस तरह से कितने भी पार्टिकल्स हो आप इजीली उसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो एक बार इसका हम एक और एग्जांपल लेके करते हैं। तो ये आपको दे रखा है 2 kg का मास यहाँ पे रखा हुआ है और 1 kg का मास यहाँ पे रखा हुआ है, 3 kg का मास यहाँ पे रखा हुआ है। ये डिस्टेंस है 1 मीटर पर मीटर। तो इस स्क्वायर फ्रेम है उसके ऊपर हमने मास रखा हुआ है। ये 0 0 ओरिजिन है। अब यहाँ पे अगर हमें पूछे कि इस तीनों मास के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उसका पोजीशन, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो क्या करोगे, एक्स सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 2 kg, x1 कितना है इसका 1, ओरिजिन 0 ओरिजिन पे ही है, तो y कोऑर्डिनेट पे, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा, तो 0। सेकेंड मास है 3 kg, इसका x कोऑर्डिनेट है 1 मीटर, कोऑर्डिनेट लिख देंगे 1 1, इसका कोऑर्डिनेट है 1,0, इसका कोऑर्डिनेट है 0,1, प्लस थर्ड मास 1 kg, इसका x है 1 अपॉन टोटल मास है 3 प्लस 2 प्लस 1 6, तो ये हो जाएगा 3 + 4/6 यानी कि 2/3 मीटर। फिर से y सेंटर ऑफ मास लिखेंगे हम, 2 kg का y कंपोनेंट 1, 3 kg का y कंपोनेंट 1, 1 kg का y कंपोनेंट 0 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 5/6 मीटर। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो जाएगा, इसका x कंपोनेंट है 2/3, y कंपोनेंट है 5/6, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा। कोऑर्डिनेट लिख देंगे 2/3 5/6। इस तरह से हम इजीली सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स, एक पॉइंट पे नहीं है, उसका मास फैला हुआ है। तो इसका फर्स्ट देखते हैं, सिमेट्रिकल यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स।
सिमेट्रिकल यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स मतलब सपोज मास एक रिंग पे फैला हुआ है और रिंग की थिकनेस हर एक जगह पे यूनिफॉर्म है। रिंग मास m है, रेडियस इसकी r है। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो जाएगा? इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट एक स्क्वायर है इसलिए मास पूरा यहाँ पे यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो जाएगा? इसका जस्ट सेंटर स्क्वायर। थर्ड, अगर डिस्क है कोई, डिस्क यानी मास जो है इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे रीजन में, सेंटर मास कहाँ हो जाएगा इसके? बिल्कुल सेंटर पे हो जाएगा डिस्क। अगर ये 3D में एक स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर जो है वही सेंटर ऑफ मास होगा। अगर एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी शेप का, ये ट्राइंगल है, आइसोस्केलेटन या फिर ये यूनिफॉर्म ट्रायंगल मान सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका सेंटर है वो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो सिंपल हमें एक रिजल्ट याद रखना है कि कोई ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है और यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है। सिंपल रिजल्ट। नेक्स्ट, अब अगर ऑब्जेक्ट कई बार ऐसा होता है कि यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे थिक है कहीं पे थिन है या फिर मास कहीं पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है इस तरह से, तो उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे? अदरवाइज सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, यूनिफॉर्म तो है, तो वो हमें देखने के लिए पहले मास डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। मास डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल ये जो रिंग है, रिंग में मास इसकी लेंथ पे फैला हुआ है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? 2πr, और मास m है तो यूनिट लेंथ पे मास हो जाएगा m/2πr। तो क्योंकि मास लेंथ पे फैला हुआ है इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड वाला जो केस है, स्क्वायर प्लेट है उस पे मास फैला हुआ तो एरिया पे फैला हुआ है, एरिया हो जाएगा इसकी साइड अगर ए है तो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, मास अगर m है तो एरिया मास डेंसिटी हो जाएगी मास अपॉन टोटल एरिया। थर्ड, जैसे स्फीयर दे रखा है, स्फीयर 3D ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो भी इसका मास है वो यूनिफॉर्मली इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टोटल मास m, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अगर इसकी रेडियस r है तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr3, और यूनिट वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा? m/4/3πr3। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मास जो है कभी तो लीनियर फॉर्म में फैला होगा लाइन के लॉन्ग, कभी एरिया पे फैला हुआ होगा, कभी जो है वॉल्यूम में फैला हुआ होगा। इस तरीके से हम मास डिस्ट्रीब्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है लीनियर, मास डिस्ट्रीब्यूशन, mass is distributed along, mass is uniformly distributed along length
तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होगा, इसको लैम्बडा से लिखते हैं, वो होता है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। सेकेंड, एरिया मास डिस्ट्रीब्यूशन। एरिया मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग एरिया। तो यहाँ पे सिंपल हम लिख सकते हैं एरिया मास डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग एरिया। तो यहाँ पे एरिया या फिर इसको बोलते हैं सुपरफिशियल मास डेंसिटी। सिग्मा से शो करेंगे, वो हो जाएगा मास अपॉन एरिया। इसकी यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर। इसकी यूनिट होगी केजी पर मीटर स्क्वायर। थर्ड मास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो मास है वो वॉल्यूम के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो यहाँ पे थर्ड ले लेते हैं वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग वॉल्यूम वॉल्यूम मास डेंसिटी। रो से इसको डिनोट करते हैं, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से अलग अलग मास डिस्ट्रीब्यूशन हम ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन सी मास डेंसिटी लगेगी और फिर इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल इसका लेते हैं। फर्स्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म मास एम। तो ये हमें दे रखा है एक इसकी लेंथ है एल, लेंथ की एक यूनिफॉर्म और दे रखी है। इसको x इक्वल टू 0 बोलेंगे, ये x इक्वल टू एल। हमें सेंटर ऑफ मास बताना है। तो हमें पता है सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आएगा क्योंकि यूनिफॉर्म का, लेकिन इस तरीके से डेंसिटी के हिसाब से हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एक बार उसको वेरीफाई करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया dx लेंथ का, जिसका मास dm कितना हो जाएगा, लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा इंटू dx। और इस छोटे से मास का इस तरह से इस रोड को बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं। अब इनका सेंटर मास कैसे निकालेंगे, तो जो फॉर्मूला होता है एक्स कोऑर्डिनेट, वो सिंपल होता है समेशन ऑफ एम आई एक्स आई m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, इस तरह से। तो समेशन करेंगे तो समेशन का यदि i इक्वल टू 1 to n अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, तो समेशन ऑफ मास i इक्वल टू 1 to n। सो इफ n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ वेरी लार्ज नंबर हो जाता है, जस्ट 1000 5000 एलिमेंट्स तोड़ दिया, तो इस तरह समेशन करना इजी नहीं रहेगा। तो समेशन जो साइन है वो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है।
फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम आई एक्स आई, उस एलिमेंट का मास, उस एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट, उसका इंटीग्रेट, और नीचे समेशन हो जाएगा मास। तो एलिमेंट का मास है इसलिए उसको एम आई लिखो, या फिर अब सिंपल डी एम लिख सकते हैं, जैसे इस केस में कर रहे हैं। तो x कितना आएगा, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास है dm, कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, ओरिजिन से x है, अपॉन मास हो जाएगा इसका लैम्डा डी एक्स, इसका इंटीग्रेट, x को कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से लेके टोटल लेंथ l तक। तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स डी एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, 0 से l, 0 से l। तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से l अपॉन नीचे लैम्डा एक्स 0 से l। तो लैम्डा एल स्क्वायर बाई 2 अपॉन लैम्डा एल, तो हो जाएगा ये l बाई 2, एक्स सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ गया, l बाई 2 डिस्टेंस पे ओरिजिन से, जो इजीली हम पहले ही देख चुके थे। तो यहाँ पे हमने कंफर्म कर लिया कि ये जो फॉर्मूला हम लगाएंगे ये हमारा सही रिजल्ट देगा, चाहे मास डेंसिटी यूनिफॉर्म हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो किस तरह से करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।